गुड मॉर्निंग क्लास। मैं विवेक अवस्थी उत्कर्ष अकादमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस, उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और बचे हुए कुछ और क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे और बीच बीच में ऐसे ही क्वेश्चन आंसर की एक एक वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। क्लियर? क्योंकि मूल विधि से जो क्वेश्चन होते हैं या जीएस के पोर्शन क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली क्वेश्चन आंसर के रूप में जब हम करते हैं तो हमें आसानी से याद होता है। क्लियर? तो क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में श्रोणि कंकाल का आकार क्या होता है। ये साइंस का क्वेश्चन है। मानव शरीर में श्रोण के कंकाल का आकार क्या होता है? वर्गाकार होता है, त्रिकोण होता है, आयत होता है या खटभुज होता है? देखो, तो आंसर तो होगा आपका यहाँ पर बी। किस आकार का होता है? तो त्रिकोण के आकार का होता है। श्रोणि कंकाल का कार्य क्या होता है? तो देखो, पैरों की श्रृंखला को हमारे भुज की श्रृंखला में जोड़ता है। ये है आपका सैक्रम, श्रोणि कंकाल। ये आपके सामने है। ये जो आकार है ये त्रिभुजाकार होता है। क्लियर? तो श्रोणि कंकाल का जो फेस शेप होता है वो किस आकार का होता है? तो ये आपका त्रिभुजाकार होता है। इसे त्रिकाष्ठ भी कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, क्रोमोटिन जिसमें गहरी धारियां होती हैं और जो अधिक घना भरा होता है उसे क्या कहा जाता है? यूक्रोमैटिन, गुणसूत्र संबंधी प्रोटीन, शब्द ही खत्म करो, गुआनिन नहीं है। यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन ये दो प्रकार का होता है क्रोमैटिन। क्लियर? क्रोमैटिन टू टाइप्स का होता है। एक होता है यूक्रोमैटिन और एक होता है हेट्रोक्रोमैटिन। यहां पर बात करी गहरी धारियों की, जहां पर घना हो जाए, जहां पर गहरा हो जाए, वहां पर आंसर होता है हेट्रोक्रोमैटिन। आंसर यहां पर हमारा सी होगा, हेट्रोक्रोमैटिन। शेप आपके सामने है और ये आपका हुआ हेट्रोक्रोमैटिन। क्लियर? नेक्स्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123, ये आप जो सुनते हो आचार संहिता का लागू होना, उसी फिगर की धारा है 123 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक भ्रष्ट आचरण माना जाएगा? चुनाव के खर्चे के बारे में असत्य विवरण देना। अगर चुनाव के खर्चे का असत्य विवरण दिया जा रहा है तो वो आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है, भ्रष्ट आचरण माना जाता है। निर्वाचन में जीत की संभावना बढ़ाने के लिए सरकारी नौकरों से सहायता का लाभ लेना, तो देखो, निर्वाचन में किसी भी तरीके का लाभ लेने का अगर प्रयास किया जाता है तो वो गलत है, वो भ्रष्ट माना जाता है, एक गलत वे माना जाता है। तो हमारे पास ये ए और बी दोनों सही हो रहे हैं। ऑप्शन आपके सामने है, ए और बी दोनों, केवल ए केवल बी, या ए और बी दोनों ही नहीं। तो आंसर हमारा क्या होगा? ए और बी दोनों। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी? कौन सी भाषा उल्लिखित थी, कौन सी नहीं थी? बोडो, सिंधी, कोंकणी, कश्मीरी। अब अगर हम लोग बात करें कि 8वीं अनुसूची में या कौन कौन सी भाषाएं शामिल थी, तो सबसे पहले बात करें कौन कौन सी नहीं थी। क्लियर? जो 21वां संविधान संशोधन हुआ, जो 21वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ। क्लियर? 21वां संविधान 1967 और 92वां आपका संविधान संशोधन 2003। तो 1967 में कौन सी भाषा शामिल की गई? सिंधी, 1967। उसके बाद अगर हम बात करें 2003 में मैथिली, संथाली, बोडो, क्लियर, शामिल किया गया, डोंगरी शामिल की गई। लेकिन कश्मीरी एक ऐसी भाषा थी जो संविधान की रचना के समय ही जुड़ी हुई थी। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। क्लियर?
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर डिवाइस में अंतः स्थापित होता है? चिपवेयर मतलब नहीं, शेयरवेयर मतलब ही नहीं है, स्पाईवेयर अलग एक पार्ट होता है, क्लियर, तो इसका भी मतलब नहीं। बचा क्या? फर्मवेयर के लिए। तो हार्डवेयर के साथ में ये सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होता है, वो होता है आपका फर्मवेयर, क्लियर। नेक्स्ट, किसी रिट याचिका को जनहित याचिका के रूप में दायर करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, रिट याचिका किसी ऐसे प्रश्न से संबंधित होनी चाहिए जो जनता या लोगों के एक बड़े समूह को प्रभावित करता हो, न कि किसी व्यक्ति विशेष को। नेक्स्ट बी, केवल प्रभावित पीड़ित व्यक्ति ही याचिका को दायर कर सकता है। अब देखो यहां से, क्या जनहित याचिका सिर्फ प्रभावित या पीड़ित ही दायर कर सकता है? जनहित याचिका कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है जिसका उस संबंध उस केस से सीधा संबंध हो या न हो, क्लियर, कोई भी दायर कर सकता है, तो ये शब्द गलत है। रिट याचिका किसी ऐसे प्रश्न से संबंधित होनी चाहिए जो जनता या लोगों के एक बड़े समूह को प्रभावित करती हो, सही है, तो ए सही है, लेकिन बी गलत है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? समवर्ती सूची की बात करें तो देखो, बीमा क्षेत्र की अगर बात करें तो बीमा एक तरीके से हमारा केंद्रीय विषय माना जाता है। शराब की अगर बात करें तो ये राज्य का विषय माना जाता है। शेयर बाजार भावी सौदे की बात करें, ये केंद्र का विषय है और इसको सेबी कंट्रोल करता है, इसको IRDA कंट्रोल करता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है। समवर्ती सूची की बात करें तो पशुओं के प्रति क्रूरता के रोकथाम की अगर बात की जाए तो ये आपका समवर्ती सूची का विषय है, क्लियर, ये समवर्ती सूची का विषय है, तो आंसर हमारा क्या होगा? ए, समवर्ती सूची। नेक्स्ट, ऑनलाइन किराना बाजार या कारोबार शुरू करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अनुमेय सीमा कितनी है? कितनी सीमा होगी? 75% या अनुमति ही नहीं है, FIPB द्वारा 100% या स्वतः मार्ग के माध्यम से 100%। अब देखो यहां पर अगर हम लोग ये स्वतः मार्ग या FIPB क्या है? जब भी कोई हमारा FDI आता है या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है तो दो माध्यम से आता है। एक होता है आपका ऑटोमेटिक और दूसरा होता है अप्रूवल। ये जो अप्रूवल रूट था इसे कंट्रोल करता था FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, जिसका अब अस्तित्व ही नहीं है, खत्म कर दिया गया है, लेकिन अप्रूवल रूट अभी भी है। अब हम किराने की बात करें, किराना यहां पर अगर फेस पे आकर बात की जाए तो अब अलाउ नहीं है, लेकिन यहां पर इन्होंने बात क्या की? ऑनलाइन। तो ऑनलाइन काम करने के लिए 100% FDI ऑटोमेटिक रूट से अलाउ है, 100% FDI ऑटोमेटिक रूट से अलाउ है, क्लियर, तुम्हारा आंसर क्या होगा? स्वतः मार्ग से 100%। नेक्स्ट, भारत के विभिन्न नदियों में जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एक प्रमुख योजना कौन सी है? नदियों के जल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, याद रखो, नदियों की जल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए किस मंत्रालय द्वारा काम किया जा रहा है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। ऑप्शन, नदी इंटरलॉकिंग या नदी इंटरलिंक और जल गुणवत्ता कार्यक्रम, राष्ट्रीय जल विकास योजना, नदी क्षेत्र विकास योजना, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। क्या आंसर होगा? आंसर होगा डी, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। भारत की विभिन्न नदियां, जो बहुत सी नदी हैं, जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए पर्यावरण वन मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है, वो है आपकी राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, क्लियर। नेक्स्ट, बहुत अधिक नमी और भारी वर्षा
यानी आर्द्रता होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए, भारी वर्षा होनी चाहिए। गर्म उष्ण कटिबंधीय स्थिति किस फसल के लिए अनुकूल है? तो ये फसल है हमारी जूट। क्लियर? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जूट हो जाएगा। क्योंकि जूट के लिए ये मान के चलो टेम्परेचर की अगर हम बात करें 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता जरूर होनी चाहिए। आर्द्रता की अगर हम बात करें तो आर्द्रता 90% तक जूट के लिए होती। क्लियर? 90%। वर्षा भी ज्यादा चाहिए, मोर देन 150, मोर देन 150। तो ये जूट के लिए। क्लियर? सबसे ज्यादा जूट अगर कहीं होता है तो वो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, सत्याग्रही के रूप में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति जिन्होंने भूदान आंदोलन की भी नींव रखी। एम के गांधी, जयप्रकाश नारायण, रविन्द्रनाथ ठाकुर, सॉरी रविन्द्रनाथ टैगोर या विनोबा भावे। तो देखो यहां पर बात है भूदान आंदोलन की, ना कि और सत्याग्रहियों की। जब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उस समय इन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं के आधार पर ही सिर्फ पुनर्वितरण संभव नहीं है, इसके लिए व्यक्ति को स्वतः आगे आना होगा और अहिंसात्मक स्वरूप उठाया और भूदान आंदोलन शुरू किया। इस भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी विनोबा भावे ने। तो आंसर हमारा क्या होगा? डी, विनोबा भावे भूदान आंदोलन में। और इसमें आगे चल के जुड़ गए, शामिल हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? नेक्स्ट, मोनाजाइट रेत से निकला थोरियम चट्टानों के विघटन से निर्मित होता है। क्या आंसर होगा? डिवोनी, कैम्बियन, कार्बन प्रद या प्री कैम्बियन। तो मोनाजाइट रेत से निकला थोरियम चट्टानों के विघटन से निर्मित होता है, इसे बोलते हैं प्री कैम्बियन। आंसर हमारा होगा डी। क्लियर? नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कर बचत निवेश नहीं है? यानी ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जिसे हमें टैक्स रिलीफ नहीं मिलता? इक्विटी शेयर में निवेश, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एनएससी, कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग स्कीम या जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस। देखो अगर हम लोग बात करते हैं 80D डिडक्शन की या टैक्स रिलीफ की, तो ये तीनों शामिल होते हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र भी शामिल होता है, कर्मचारी भविष्य निधि भी शामिल होता है, जीवन बीमा शामिल होता है। और इन्होंने कहा है ऐसा कौन सा है जिसमें बचत निवेश नहीं है? तो वो है आपका इक्विटी शेयर में निवेश, इक्विटी मार्केट में निवेश, जो डेली बेसिस पर किया जाता है। क्लियर? इसमें कोई रिलीफ नहीं मिलता। नेक्स्ट, निम्नलिखित को शीर्ष से तल तक उनके पदानुक्रम के आधार पर लिखें। पहला है आपका पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक या पुलिस उप महानिरीक्षक। क्या आंसर होगा? सबसे पहले आपका आएगा पुलिस उप महानिरीक्षक यानी कि डी। क्लियर? इसके बाद आपका आएगा पुलिस अधीक्षक यानी कि सी, फिर आएगा अपर पुलिस अधीक्षक यानी कि बी, और फिर आएगा आपका पुलिस उपाधीक्षक यानी ए। डी सी बी ए ऑप्शन हमारे पास है डी। क्लियर? नेक्स्ट, वह बहुचर्चित मामला या मुकदमा जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियां स्वयं संविधान द्वारा ही सीमित कर दी गई हैं, अतः संसद इस सीमित शक्ति का उपयोग करके अपने आप को असीमित शक्तियां नहीं दे सकती। अर्थात फंडामेंटल राइट्स को लेकर के ये मुद्दा सबसे ज्यादा उठा था। तो संशोधन करके हम सब कुछ अपने हाथ में नहीं ले सकते, क्योंकि संविधान ने पहले ही हमको हमारी शक्तियों को क्या किया है? सीमित किया है, बांध दिया है। हम उनको असीमित रूप से नहीं फैला सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, आप चाहे वो केशवानंद भारती का मामला ले लो, यहाँ पर अगर हम बात करें इंदिरा साइनी बनाम भारत संघ, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, आर राजगोपाल बनाम तमिलनाडु, लोक स्वतंत्र संगठन बनाम भारत संघ, तो यहाँ पर हमारे पास मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ को उठा लो, है ना? बी आंसर सही होगा। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि
संविधान संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन संविधान संशोधन ऐसा नहीं होगा जिसके उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन हो सके, हो जाए। क्लियर? अर्थात संसद संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है। जो आधारभूत लक्षण है उनकी रक्षा करने का अधिकार जो है वो न्यायालय को है, और न्यायालय इस आधार पर किसी संशोधन का पुनर्विलोकन कर सकता है। आप ऐसा नहीं है कि आप कह दो कि पुनर्विलोकन नहीं होगा, और इसी आधार पर जो हमारा 42वां संविधान संशोधन था उसको रद्द किया गया, उसके पॉइंट्स को रद्द किया गया। क्लियर? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति किस योजना के तहत स्थापित की गई थी? जो बर्लिन समिति थी वो किस योजना के तहत स्थापित की गई थी? कनाट सीमा योजना, एनी लार्सन योजना, जिमरमैन योजना या पनल रिटर योजना? तो देखो, इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना हुआ था और वर्किंग कमेटी की स्थापना सन 1915 में भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने की थी। और इस समिति का जो उद्देश्य था वो भारतीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना था। और किस योजना के तहत वर्किंग कमेटी? किस योजना के तहत वर्किंग कमेटी की स्थापना हुई थी? और इस वर्किंग कमेटी का उद्देश्य था इंडिपेंडेंस को बढ़ावा देना, स्वतंत्रता की इच्छा को बढ़ावा देना। स्थापना लाला हरदयाल, वीरेंद्र नाथ और भूपेंद्र दत्ता ने की थी, चट्टोपाध्याय। क्लियर? तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, लाला हरदयाल और भूपेंद्र दत्त ने इसकी स्थापना की, और जिमरमैन योजना के तहत इसकी स्थापना की गई थी। आंसर होगा हमारा सी, जिमरमैन योजना। क्लियर? नेक्स्ट, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों एवं कार्यों के आवंटन से संबंधित सूची दी गई है? संघ और राज्यों के बीच अधिकारों एवं कार्यों के बांटने की जो सूची दी गई है वो किसमें दी गई है? तो वो सूची हमारी है, हम लोग अभी बात भी कर चुके थे संशोधन की। आंसर है हमारा सी। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्यों की शक्ति के बंटवारे से संबंधित है, और इसी में तीनों सूची के विषय दिए गए हैं। क्लियर? और ये कनाडा से जो विषय बंटवारे हैं से संविधान से लिया गया है। सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2014 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जानबूझकर झूठी शिकायत दर्ज कराने पर इस विधेयक में दंड का प्रावधान है। विधेयक यह प्रोत्साहन देता है कि सूचना प्रकटीकरण हेतु सूचना प्रदाता यानी कि विसल ब्लोअर्स को आर्थिक राशि दी जाएगी। देखो, विसल ब्लोअर को ये तो सांत्वना दी गई कि उसका नाम ओपन नहीं किया जाए, लेकिन ये नहीं कहा गया कि उसको आर्थिक राशि दी जाएगी। तो इस आर्थिक राशि के बिंदु से यह पॉइंट हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। लेकिन हाँ, किसी व्यक्ति को जानबूझकर झूठी शिकायत दर्ज कराना परेशान करने के लिए, तो अगर ऐसा साबित हुआ कि आपके द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत झूठी थी या आपका उद्देश्य आशय गलत था, तो ऐसी स्थितियों में आपके ऊपर दंड का प्रावधान होगा। ये बात बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा हमारा डी, केवल ए। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2015-16, देखो ये हमारा करंट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर हम इस पे कंटेंट पर बात करें तो एक बार बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत था? तो देखो, सेवा क्षेत्र का योगदान लगातार हमारे यहाँ बढ़ा है। प्राइमरी सेक्टर का घटा है, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर का लगातार बढ़ा है। सेवा क्षेत्र को टर्सरी सेक्टर या तृतीय क्षेत्र भी बोलते हैं। कितने परसेंट था प्रेजेंट टाइम पर? अगर हम लोग इसकी बात करें, 15-16 में हमारा मोर देन 60% था। लेकिन मोर देन 60% में अप्रोक्सीमेट, मुझे करंटली एग्जैक्ट क्लियर नहीं होगा, लेकिन मोर देन 60% में हमारे पास 69, 64, तो 64 हो सकता है, 69% नहीं है। क्लियर? लेकिन ये करंट का क्वेश्चन है, तो करंट के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपके पास नहीं होगा। ये क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो में आपके पास होगा।
क्लियर। तो प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो की इकोनॉमी को आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी लोक सूचना अधिकारी सूचना प्रार्थी को यह कहकर सूचना से वंचित नहीं रख सकता कि जो सूचना उसके अधीन रहनी चाहिए थी उसके दस्तावेज गायब है। अर्थात आप ये कह करके अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है जिनके तहत आप उनको इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाएं। इसे लोक अभिलेख अधिनियम 1993 का उल्लंघन माना जाएगा और इससे अधिकतम कितने साल का कारावास की सजा हो सकती है। यहां पर देखो एक चीज, सिर्फ कारावास की यहां पर बात की गई, बाकी बात नहीं की गई है। लेकिन जुर्माने की अगर बात करें तो यहां पर जुर्माना 10,000 रुपए तक लगाया जा सकता है। 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और 5 वर्ष तक की सजा का प्राविधान है। क्लियर, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। इसी क्वेश्चन के साथ ये वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक और कुछ क्वेश्चन के साथ, या क्वेश्चन आंसर का वीडियो होगा या किसी टॉपिक का वीडियो होगा। क्लियर, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।